अनुष्का पांडे और आप देख रहे हैं लोकल 7 न्यूज। स्वागत है आपका हरियाणा बुलेटिन में। चलिए रुक करते हैं खबरों की ओर। खबर हरियाणा के परिवहन मंत्री अनिल विज ने कांग्रेस नेता राहुल गांधी और पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान पर तीखा हमला बोला है। जी आपको बता दें, अनिल विज ने कहा कि देश में चुनाव पूरी निष्पक्षता और नियमों के तहत होती है, जिसे चुनाव आयोग अपनी जिम्मेदारी ईमानदारी से निभाता है। उन्होंने ये भी कहा कि चुने हुए जनप्रतिनिधियों को चोर या घुसपैठियों का कहना सांसद और विधानसभाओं के लिए अपमानजनक है। देखिए ये खास रिपोर्ट। सोशल मीडिया पे लिखा है घुसपैठिया तक कह दिया सर, उस पर क्या कहेंगे? That is contempt of parliament and contempt of assemblies. बार बार चुनाव हार कर वो अपने होश खो चुके हैं। देश में नियम पूर्वक चुनाव होते हैं, चुनाव आयोग चुनाव कराता है और चुने हुए प्रतिनिधियों को चोर प्रतिनिधि कह देना या घुसपैठिया कह देना, ये उनका अपमान है, कंटेम्प्ट है। हम अपनी अगली विधानसभा में इसके खिलाफ प्रस्ताव लाएंगे कि जो इन्होंने चुने हुए सदस्यों का और विधानसभा का अपमान किया है। भगवंत मान ने जिस तरीके से कहा कि जो धमाके हुए हैं वो बीजेपी के चुनाव की तैयारी है। देखिए, एक शराबी मुख्यमंत्री से इसके अलावा और क्या प्रतिक्रिया की उम्मीद की जा सकती है। वास्तविकता ये है कि सारे हिंदुस्तान में भारतीय जनता पार्टी की बार बार सरकारें चुने जाने के बाद, 22 प्रदेशों में भारतीय जनता पार्टी की सरकार चुने जाने के बाद अब उनको एहसास हो गया है कि पंजाब में भी भारतीय जनता पार्टी आएगी, और वो खुद कह रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी ने काम शुरू कर दिया। अरे आप होम मिनिस्टर हो, आप इतनी गैर जिम्मेदाराना बात कैसे कह सकते हो? एजेंसियां हैं, केंद्रीय एजेंसियां हैं, आप सिद्ध करो किसमें भारतीय जनता पार्टी का हाथ है, या शाम तक मुख्यमंत्री पद से त्यागपत्र दो। यू शुड रिजाइन फॉर लेवलिंग सच एन इररिस्पॉन्सिबल एलिगेशंस अगेंस्ट ए पार्टी। इररिस्पॉन्सिबल, हाउ यू कैन से? क्या सबूत है आपके पास? क्या आप कह रहे हो कि भारतीय जनता पार्टी विस्फोट कराएगी? ये अपनी हताशा है इनकी, और ये अपनी हार मान चुके हैं। कैंपेन शुरू करने से पहले ही आज भगवंत मान ने अपनी हार मान ली है। पंजाब में पूरी तरीके से बीजेपी आ रही है, क्योंकि पीछे जब जैसे चुनाव जीते तो पंजाब बीजेपी ने बहुत अच्छी तरह सेलिब्रेट किया। तो क्या माहौल लग रहा है सर पंजाब में? देखिए, बिल्कुल पंजाब की जनता भी बाकी देश की प्रदेशों की जनता से भिन्न नहीं है। जब सारे देश के 22 प्रदेशों के लोगों ने भारतीय जनता पार्टी को ही अच्छी पार्टी माना है, उन्होंने माना है कि विकास यही पार्टी कर सकती है, तो पंजाब के लोग भी उनसे भिन्न नहीं है। वो भी उसी तरह सोचते हैं, सारे देश को देखते हैं। और नरेंद्र मोदी जी ने सारे देश को ये बता दिया कि काम करने वाली पार्टी केवल एक है, और वो है भारतीय जनता पार्टी। और नरेंद्र मोदी जी विकास को तेजी से कर रहे हैं, हर क्षेत्र में कर रहे हैं, और 2047 तक वो विकसित भारत बनाना चाहते हैं। विकसित भारत तभी बनेगा जब सब प्रदेश मिलकर काम करेंगे। सब प्रदेशों में अगर एक जैसी सरकारें होंगी तो उससे ज़्यादा फायदा होगा। डबल इंजन की सरकारें होंगी तो उससे ज़्यादा फायदा होगा, ज़्यादा काम होगा और देश विकसित होगा। आज से पहले कोई भी प्रधानमंत्री ये सोच भी नहीं सका कि देश को विकसित बनाना है। पश्चिम बंगाल में भी कोई भी प्रधानमंत्री, इतने प्रधानमंत्री आए और चले गए। हमारे से बाद जो देश आज़ाद हुए वो विकसित हो गए, लेकिन हम आज भी नाली, सड़क, पानी की लड़ाई में फंसे हुए हैं। एक प्रधानमंत्री ने संकल्प लिया है
कि वो देश को इससे बाहर निकालना चाहता है, ये सब चीज़ें मुहैया कराना चाहता है, देश को विकसित बनाना चाहता है 2047 तक, तो जनता प्रधानमंत्री मोदी का साथ दे रही है। प्रधानमंत्री मोदी को वोटें देकर इसीलिए वो भिन्न भिन्न सरकारों में, भिन्न भिन्न प्रदेशों में अपनी सरकारें, भारतीय जनता पार्टी की सरकारें बनाकर दे रही हैं। और पंजाब में भी आप देखेंगे कि कितने भारी मतों के साथ भारतीय जनता पार्टी की। कुरुक्षेत्र में नेशनल हाईवे 44 पर दर्दनाक सड़क हादसे में साइकिल सवार व्यक्ति की मौत हो गई। जी आपको बताया जा रहा है कि तेज रफ्तार कार ने साइकिल सवार को टक्कर मार दी, जिसके बाद आरोपी ड्राइवर मौके से फरार हो गया। हादसे के दौरान पिछले चल रहा एक बेटा अपने पिता को खून के लथपथ देखकर बेहोश हो गया। जी आपको बता दें, मृतक की पहचान माता प्रसाद के रूप में हुई है, जिसके साथ 2 एडीए दफ्तर से मालिक के तौर पर कार्यकर्ताओं थे। और इसके साथ ही सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया। फिलहाल पुलिस ने अज्ञात कार चालकों के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया है। रोहतक में सांसद दीपेंद्र सिंह हुड्डा ने पश्चिम बंगाल चुनाव परिणामों को लेकर चुनाव आयोग और बीजेपी पर सवाल उठाए। जी आपको बता दें, शहादाबाद पहुंचे दीपेंद्र हुड्डा ने कहा कि बीजेपी ने चुनाव में हर तरह के हथकंडे अपनाए हैं, जिसके साथ ये लोकतंत्र के लिए ठीक संकेत नहीं है। उन्होंने मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी के बयान को जिक्र करते हुए कहा कि सरकार बनाने के लिए सारी व्यवस्था होने की बात खुद बीजेपी नेताओं ने ही कही थी। लेकिन इस दौरान सांसद दीपेंद्र हुड्डा ने एक शहादाबाद विधायक में रामकरण काला के साथ एक निवास पर पहुंचे, जहां राजनीतिक चर्चाओं का माहौल गर्मा रहा था। देखिए खास रिपोर्ट। दादा बनने पे हमारे बहुत ही सम्मानित विधायक, लोकप्रिय विधायक रामकरण काला जी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। बड़ी खुशी की बात है, आज ये पता चला तो मैं इनके आज ही हुआ ये इनको ये सौभाग्य प्राप्त आज ही हुआ सुबह, तो ये मेरे को जानकारी मिली तो चलते चलते एक बार रुके, बधाई देने के लिए हम रुके। अभी नगर निगम चुनाव है, अम्बाला में मीटिंग है, उसमें हम जा रहे हैं। और बाकी जो स्टेटों के चुनाव है, केरल में कांग्रेस की सरकार बनी है, केरल वासियों को धन्यवाद करते हैं। केरल के कांग्रेस के नेताओं को मैं बहुत बधाई भी देता हूँ। कांग्रेस की 3 सरकारें थी, अब 4 हो गई, जो है हिमाचल, तेलंगाना और कर्नाटक के बाद अब केरल में चौथी प्रदेश ऐसा है जहाँ कांग्रेस का मुख्यमंत्री बनेगा।
तो बहुत बहुत बधाई केरल वासियों को। पश्चिम बंगाल में चुनाव को लेकर क्या कहना देखिए जो है जिस तरीके के आरोप लग रहे हैं वो कोई नई बात नहीं। हरियाणा में भी हमने देखा है कि भारतीय जनता पार्टी चुनाव आयोग से मिली भगत करके हर तरीके से जन भावना को अलग अलग व्यवस्थाओं से हराने का कार्य करती है। ये हरियाणा में भी देखा, मुख्यमंत्री नायब सिंह जी ने खुद कहा था कि हमारे पास सारी व्यवस्थाओं का इंतजाम है और उनके आधार पर सरकार बनाएंगे। तो वहाँ भी इस तरह के आरोप लगे कि भाजपा ने कोई हर तरह के हथकंडे अपनाए, हर तरह की साजिश षड्यंत्र रचे गए। तो ये वहाँ भी एक बातें आई है जो प्रजातंत्र के लिए अच्छी बात है। हमें उम्मीद है कांग्रेस पार्टी को लोग जिताएंगे। भाजपा के अहंकार और भाजपा के भ्रष्टाचार पे नकेल डालने के लिए, उन पे अंकुश लगाने के लिए लोग निकाय चुनाव में कांग्रेस पार्टी का साथ देंगे। धन्यवाद। हरियाणा के मुख्यमंत्री जो है पंजाब को नशा मुक्त करने की बात कर रहे हैं, इसको लेकर क्या कहेंगे? सारी बात आज ये जितनी चलाई उतनी चलाना। एक वक्त लेते हैं छोटे से ब्रेक के बाद, तब तक बने रहिए लोकल 7 न्यूज के साथ। स्काई इंडस्ट्रियल पार्क की शुरुआत हमने एक सोच के साथ की, युवाओं को रोजगार की ओर ले जाना, क्योंकि देश की सबसे बड़ी सेवा है रोजगार पैदा करना। आज का युवा नौकरी के पीछे भागते भागते जिंदगी लगा देता है और स्काई इंडस्ट्रियल पार्क एक नया युग है जहां नौकरी नहीं बल्कि रोजगार पैदा होते हैं। हरियाणा के गोहाना में स्थित यह प्रोजेक्ट फ्री जोन लैंड पर विकसित किया गया है और दिल्ली एनसीआर का सबसे पीसफुल इंडस्ट्रियल लोकेशन माना जाता है, जो सोनीपत, पानीपत, रोहतक और जींद जैसे सभी प्रमुख जिलों के बीचों बीच है। दिल्ली से डायरेक्ट रोड कनेक्टिविटी के साथ 352A, जयपुर चंडीगढ़ हाईवे और जीटी रोड सिर्फ कुछ किलोमीटर की दूरी पर हैं। साथ ही मारुति सुजुकी फैक्ट्री खरखोदा के बेहद नजदीक स्थित हैं। ये प्रोजेक्ट 100% कानूनी और सरकारी अनुमोदित है, जहां बिल्डिंग और मशीनरी पर सरकारी सब्सिडी उपलब्ध है और बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन के लिए बैंक लोन की सुविधा भी मौजूद है। यहां रजिस्ट्री, म्यूटेशन और नोसी पहले करवाई जाती है और पेमेंट बाद में ली जाती है, क्योंकि आपकी सिक्योरिटी हमारी जिम्मेदारी है। केवल 21% पेमेंट पर आपको प्लॉट का इमीडिएट पोजेशन मिलता है और सेल डीड सीधे आपके नाम होती है, जबकि बैलेंस 79% पेमेंट आप 12 इक्वल इंटरेस्ट फ्री मंथली इंस्टॉलमेंट्स में आराम से कर सकते हैं। स्काई इंडस्ट्रियल पार्क में एंड यूजर्स को प्रायोरिटी दी जाती है ताकि ज्यादा से ज्यादा फैक्ट्रीज और गोडाउन्स लगें और जो निवेशक अपनी फैक्ट्री या गोडाउन बनाते हैं उन्हें 10 रुपए प्रति स्क्वायर फीट के हिसाब से 65,000 रुपए प्रति माह तक का एश्योर्ड रेंट पूरे 12 महीनों के लिए दिया जाता है। लगभग 100 एकड़ में फैले इस प्रोजेक्ट में 400 से 500 फैक्ट्रीज की क्षमता है, जिससे 4,000 से 5,000 युवाओं को रोजगार देने का हमारा लक्ष्य है। 24 घंटे 7 दिन सुरक्षा, 15 फीट ऊंची बाउंड्री वॉल, मल्टीपल एंट्री गेट्स, क्लब हाउस, स्पोर्ट्स कोर्ट्स और प्योर देसी फूड जैसी सुविधाओं के साथ यह एक कंप्लीट इंडस्ट्रियल इकोसिस्टम है। स्काई इंडस्ट्रियल पार्क, आपके भविष्य का मजबूत आधार। आज जुड़िए और कल को मजबूत बनाइए। सर, सबसे पहले हमें ये बताइए कि टॉस जीतने के बाद आपने बैटिंग ही क्यों चूज की? बैटिंग देखिए कि ये ग्राउंड जो है ये इसमें पहले भी हम खेले हुए हैं, एक्सपीरियंस्ड हैं। होम ग्राउंड है एक तरीके का हमारे लिए। टीम है हमारी, वो एक बैलेंस टीम है। जितने केपेबल बैट्समैन हैं उतने ही केपेबल बॉलर्स हैं। सो वी जस्ट वांटेड टू पुट सम प्रेशर ऑन अपोजिशन। वी वांटेड टू स्कोर सम बिग रन्स एंड देन पुट अपोजिशन इन काइंड ऑफ that we are the defending champions of this tournament. Last season also we won.
सो डेफिनेटली हम सोच के आए हैं कि इस बार भी हम अपलिफ्ट करें। बिफोर ए चार्टर्ड अकाउंटेंट वी आर ह्यूमन बींग्स एंड बचपन से हम लोग क्रिकेट भी खेल रहे हैं और इनफैक्ट ये मोस्टली वही लोग हैं जो कि बचपन से क्रिकेट खेल रहे हैं। उसके बाद आफ्टर स्कूलिंग दे डिसाइडेड टू जॉइन सीए ऑब्वियसली, बट कहीं ना कहीं इनका इंटरेस्ट पहले से ही है। एक बार फिर से स्वागत है आपका इस बुलेटिन में। चलिए रुक करते हैं खबरों की ओर। खबर रोहतक से है, जहां रोहतक से सांसद दीपेंद्र सिंह हुड्डा ने पश्चिम बंगाल चुनाव परिणाम को लेकर चुनाव आयोग और बीजेपी पर सवाल उठाए। जी आपको बता दें, शहादाबाद पहुंचे दीपेंद्र हुड्डा ने कहा कि बीजेपी ने चुनाव में हर तरह के आतंकड़े अपनाए हैं और इसके साथ ही लोकतंत्र के लिए ठीक संकेत नहीं है। ये मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी के बयान को लेकर जिक्र करते हुए सरकार पर उन्होंने सारी व्यवस्था होने पर खुद बीजेपी नेताओं को बात कही। सत्ताईस तारीख को, जो लास्ट महीने की 27 तारीख थी, कमानी चौक के पास शराब के ठेके के पास दिन में ही ये दो अपराधी हैं, एक का नाम है मोनू उर्फ मुंशी और एक है मदन उर्फ मद्दी, दोनों सिटी के एरिया के रहने वाले हैं। इन्होंने एक व्यक्ति से 30,000 रुपये लूट लिए थे। तो इनके बारे में पताजोही करने के बाद पता चला कि ये दोनों काफी शातिर अपराधी हैं और मोनू के खिलाफ अभी तक 18 मुकदमे दर्ज है। तो पुलिस विभाग की तरफ से इनके खिलाफ इनाम भी घोषित है। सर आज क्या रूम से बीटी आई थी हमारे पास कि ये दोनों वांछित अपराधी इलाका थाना छप्पर फर्क पर इस एरिया में दिखाई दिए हैं और किसी वारदात को करने की फिराक में है। तो ये एसआई मनीष की टीम वहां पे उस साइड थी, तो उनसे इनका टकराव ये पुलिस को देख के भाग पड़े और इसी दौरान इनकी मोटरसाइकिल स्लिप होगी, जिससे ये मोनू इंजर्ड हो चुका है और एक जो मदन है वो अंधेरे का फायदा उठा के भाग। वो अभी मौके पे तलाश कर रहे हैं, इनके पास इसके पास से भी नहीं। सर कितनी उम्र? इसके खिलाफ 19 मुकदमे दर्ज है। रहने वाला कहाँ का सर? हरिनगर कॉलोनी पड़ती है, सिटी एम। भिवानी में रेलवे ट्रैक पार करने के एक युवक के लिए जानलेवा साबित हुई है, जिसके साथ ही भिवानी और सिटी स्टेशन के बीच ट्रैक पार करते समय युवक ट्रेन की चपेट में आ गया, जिससे उसकी मौके पर ही मौत हो गई। बताया जा रहा है कि जांच में सामने आया है कि एक युवक ने ट्रैक पार करते समय मोबाइल फोन का इस्तेमाल कर रहा था और उसके साथ ही उसके पीछे से आ रही ट्रेन का अंदाजा नहीं लग गया और इसके साथ ही मृतक की पहचान चांग के साथ हुई है। निवासी 27 वर्ष मोहित के रूप में हुई है और ये एनिमल अटेंडेंट के रूप में कार्य करता था और जिसके साथ जीआरपी पुलिस ने मौके पर पहुंचकर जांच शुरू कर दी है। ये आज रात की घटना है। 2:45 बजे के आसपास रेलवे में मुझसे सूचना मिली थी कि एक एमआरओ हो गया है सिटी स्टेशन की साइड में। तो हम मौके पे पहुंचे, वहाँ पे रेलवे कर्मचारी निगरानी पे मिला लाश की। तो हमने उसके आसपास देखा तो एक मोबाइल भी मिला, वो ट्रेन की चपेट में आने से उसकी मौत हो चुकी थी मौके पे। मोबाइल को जब हमने उसके अंगूठे से फिंगर से ओपन किया तो उसमें लास्ट कॉल उसके पापा से बात हो रखी थी। हमने फिर उसके पापा से बात की, उन्होंने बताया कि भी मेरी बात हो रखी थी, उसी टाइम पे इसके साथ ही हादसा हुआ है। आवाज आई थी एकदम से, लेकिन उसके बाद मैंने कॉल किया तो कॉल अटेंड नहीं हुई। इसकी सूचना परिजन पा के मौके पे आए, उनको हालात दिखाए। ये मामला प्रथम दृष्टि में रेलवे दुर्घटना है। इसका
इसका नाम मोहित है, इसके पिताजी का नाम रामलाल है। ये चांग गांव का रहने वाला है और एनिमल हस्बेंड्री डिपार्टमेंट में एनिमल अटेंडेंट के तौर पर काम कर रहा था। ये रात को ड्यूटी वगैरह से लेट होने के कारण घर जा रहा था, इनके परिजनों ने बताया है। इसके पापा ने बताया स्पेशली फोन पे कि भी मेरे से बात हो रही थी और ये कह रहा था कि मैं ऑटो के माध्यम से आ रहा हूँ, ऑटो पकड़ के आऊंगा, मैं थोड़ा लेट हो गया आज ड्यूटी से। तो इसके साथ ये फोन पे बात करते हुए कैसे हादसा हुआ है, ये मैं तो सबसे यही अपील करना चाहूंगा कि भी अगर रेलवे लाइन पे चलें तो मोबाइल का इस्तेमाल ना करें। मोबाइल का इस्तेमाल करने से फिर आप को ट्रेन की आवाज सुनाई नहीं देती और फिर आपके साथ हादसा हो जाता है, उससे बहुत सारी जानें जा रही हैं। और लीड लगा के तो बिल्कुल भी बात ना करें। ये शादीशुदा है, इसके 2 बच्चे हैं, छोटे छोटे बच्चे हैं, अभी 3-4 साल पहले ही शादी हुई इसकी। तो आम नागरिकों से यही अपील करना चाहूंगा कि आप कभी भी रेलवे ट्रैक पे अगर वैसे तो चले ही ना, अगर रेलवे ट्रैक से अगर फिर भी अगर गुजरने का कोई मजबूरी हो तो मोबाइल का इस्तेमाल बिल्कुल भी ना करें। मोबाइल का इस्तेमाल अगर नहीं करोगे तो आप सेफ रहोगे, अदरवाइज आपके साथ किसी भी टाइम कोई भी हादसा हो सकता है। मैं आपसे अपील करना चाहूंगा कि रेलवे ट्रैक का इस्तेमाल ना करें और रेलवे ट्रैक का इस्तेमाल अगर मजबूरी में करना पड़े तो आपसे विनती है कि आप मोबाइल का इस्तेमाल बिल्कुल भी। यमुनानगर में नगर निगम सफाई कर्मचारी को हड़ताल लगातार जारी है, जिससे शहर की सफाई व्यवस्था की पूरी तरह प्रभावित होने लगे हैं। कई इलाकों में कूड़े के ढेर लगे हैं और लोगों को गंदगी और बदबू का सामना भी करना पड़ रहा है। कर्मचारी की मांग है कि कच्चे कर्मचारी को पक्का किया जाए और इसके साथ ही पुलिस को भी कार्रवाई की जाए। कच्चे कर्मचारियों को पक्का करो, कच्चे कर्मचारियों को पक्का करो। मेरा नाम परवेश कोचा, मैं डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट नगर पालिका कर्मचारी संघ हरियाणा जिला यमुनानगर। आज हमारा जो 7वां दिन हड़ताल का है, ये हड़ताल इसलिए की जा रही कि बार बार सरकार के साथ जो अपना शीर्ष मंडल है नगर पालिका कर्मचारी संघ हरियाणा का, उसके साथ कई दौर की बातचीत हुई और सरकार ने तमाम मांगों को कर्मचारियों की जायज ठहराया और आश्वासन दिया कि हम जल्द ही मानी गई मांगों के पत्र जारी कर देंगे और इन कच्चे कर्मचारियों को पक्का करने की बात कही थी। लेकिन काफ़ी अरसे बीत जाने के बावजूद आज हमारी मजबूरी बनी कि सरकार ने जो टरकाऊ रवैया अपनाया और जो हठधर्मिता के ऊपर सरकार आई हुई है, इससे कर्मचारियों में भारी रोष है। यदि समय रहते सरकार द्वारा इन कर्मचारियों की सुध ना ली गई और ना ही इनके मांग पत्र के ऊपर शीर्ष मंडल के साथ बातचीत करके इनकी समस्याओं का समाधान नहीं किया गया, रेगुलाइजेशन पॉलिसी नहीं बनाई गई और इन कच्चे कर्मचारियों को नहीं पक्का किया गया, तो ये आंदोलन और तेज होगा, जिसकी जिम्मेवारी सरकार की होगी। तो ये लगातार चलेगा जी, जब तक सरकार इनके रेगुलाइजेशन पक्का करके इनकी चिट्ठी नहीं भेजती, तब तक ये दरिया ऐसी बिछी रहेगी। नगर पालिका कर्मचारी संघ हरियाणा दोनों ब्रांचों का सभ्य यमुनानगर का मुख्य सलाहकार। मैं तो एक बात कहना चाहता हूँ मंच के माध्यम से सरकार को कि ये जो कर्मचारी 2018 के अंदर हड़ताल कर रहे थे, उसके बाद दिवाली में भी हड़ताल करी और सरकार ने मान लिया कि हम इनको पक्का कर देंगे और आज तक पक्का नहीं करा सरकार ने। जब यहाँ पे एक नगर पालिका थी, 250 कर्मचारी था और उस टाइम के अंदर सिर्फ होस्ट टैक्स लगा था कर्मचारी के ऊपर, यानी कि जनता के ऊपर होस्ट टैक्स लगाया सरकार ने और उसके बाद फायर का टैक्स लगा था। और अब ये सरकार नगर निगम बना दिया, नगर निगम के अंदर यानी कि कितने कर्मचारियों की ज़रूरत पड़ती है और आज कर्मचारी 550-600 रह गया यहाँ और आम जनता के ऊपर एक कूड़े का टैक्स भी ठोक दिया सरकार ने और 50 रुपये सिलेंडर में बढ़ा दिए सरकार ने। ये मान लो जनता को भी गुमराह कर रहे हैं ये सरकार बीजेपी की और इन कर्मचारियों को भी। एक कर्मचारी इतना पीड़ित है
कि इनको सम्मान नहीं मिलता काम करने का समय से, और इनकी तनख्वाह नहीं समय से मिलती। और मेन समस्या जो इनकी है कच्चा कर्मचारी, कच्चा 19 साल 20 साल इनको हो गए हैं। तो सरकार से मेरा अनुरोध है कि सरकार जल्द इनको बहकावे में ना रखे, इनको पक्का करे सरकार। और जब तक इनको सरकार पक्का नहीं करेगी तो ये दरी ऐसे पीछे रहेगी। हम इस लड़ाई को और तेज करेंगे, क्योंकि सरकार आनाकानी कर रही है और सरकार मान लेती है बात को। मानने से पेट नहीं भरता कर्मचारियों को, पक्का करने से भरेगा। ये वही कर्मचारी हैं जो कोरोना योद्धा कह रही थी जिनको कर्मचारियों को सरकार। भाई मेरी सरकार से अपील है, अगर सरकार समय रहते इनको पक्का करती है ठीक है, नहीं तो दरी ऐसे पीछे रहेगी। और इसके अंदर सर्व कर्मचारी संघ भी हमारे बीच में आने वाला है अगर सरकार जल्दी ना मानी। इधर फायर के कर्मचारी बैठे हैं, क्या मांग रहे हैं सरकार से? एक अंडी में दो पेट कर रही है सरकार। मुख्यमंत्री को शर्म आनी चाहिए। एक पुलिस वाला वहाँ पे मरता है सेवा के दौरान गुड़गांव के अंदर, उसको 1 करोड़ रुपया दिया जाता है, और फायर के 2 कर्मचारी शहीद हो जाते हैं, उनके लिए 1 करोड़ रुपया मांग कर रहे हैं। और फायर के कर्मचारी भी इतने दिन से हड़ताल पे बैठे हैं। तो ज़्यादा न कहते मैं अपनी बात को यहीं विराम दूंगा और सरकार से एग्री करूंगा। अगर सरकार इस बात पे सहमत होती है तो ठीक है, नहीं तो ये लड़ाई और तेज होगी। जय संघर्ष। फिलहाल इस बुलेटिन मेरे साथ इतना ही। ऐसे ही तमाम खबरों के लिए देखते रहिए लोकल 7 न्यूज़।